नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी बुलेट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सीडीएस फर्स्ट 2024 का ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वाला पार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल के बीच में जो डिफरेंस है वो 144 डिग्री है। हमें पता है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसके इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके बीच में जो डिफरेंस बताया गया है वो 144 डिग्री बताया गया है। यहाँ से अगर मुझे एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो एक्सटर्नल एंगल में निकालूंगा 180 माइनस 144 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 36 अपॉन में 2 यानी कि 18 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल आपका 18 डिग्री हो गया। तो अगर आपको किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स निकालना है तो उसका क्या एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। और एक एक्सटर्नल एंगल अगर हमें 18 डिग्री मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें 20 साइड रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बी पर राइट एंगल है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि इसमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो इस ट्राइंगल में ए बी सी में हो सकता है विद मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया के साथ। तो सबसे पहले मैक्सिमम एरिया के साथ दो तरीके से बन सकता है। इसमें जो इसके हिसाब से आंसर है वो ये है कि आपको इस तरह से बनाया गया है। यहाँ से ही ये आपका स्क्वायर बनाया गया है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। अगर मुझे इसकी साइड ए निकालनी है, अगर ये इसकी पूरी साइड परपेंडिकुलर पी है और ये बी है, तो अगर मुझे इसकी साइड ए निकालनी है तो ए बराबर एक सीधा सीधा पैटर्न होता है पी इंटू पी अपॉन में पी प्लस बी। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैंने बेसिक वीडियोस बना रखी हैं। तो P इंटू बी का मतलब है 6 इंटू 8 अपॉन में 6 प्लस 8। सॉल्व करेंगे तो ये 48/14 यानी कि 24/7 आ जाएगा। साइड अगर 24/7 है तो आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 4a हो जाएगा। 4a बराबर 4 गुणा 24/7, 4 गुणा 24/7 आंसर बन जाएगा क्या, 96 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब अगर आपको एक रेक्टेंगुलर प्लैंक दे रखा है और उसमें से आपको मैक्सिमम साइज के स्क्वायर पीसेस निकालने हैं और कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, मतलब सारा का सारा यूज हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो स्क्वायर पीस है उसकी हाइट ऐसी या उसकी साइड ऐसी चुननी होगी जो इस लेंथ को भी सेटिस्फाई करे और इस ब्रेथ को भी सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब ये है कि साइड ऑफ स्क्वायर पीस जो होगा, साइड ऑफ स्क्वायर पीस जो आप चाहते हैं वो क्या होगा, वो होगा SCF ऑफ 4.25 यानी कि लेंथ और 3.40 यानी कि ब्रेथ। अब इनका SCF निकालेंगे तो इनका SCF कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 0.85। अब 0.85 से ये भी कटता है और ये भी कटता है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये SCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.85 मीटर ही इनका SCF हो जाएगा, यानी कि यही साइड ऑफ स्क्वायर पीस हो जाएगा। अगर साइड ऑफ स्क्वायर पीस है तो कितने नंबर ऑफ पीसेस निकलेंगे, तो अगर आपको नंबर ऑफ पीसेस निकालना है तो सीधा है टोटल प्लैंक का कितना एरिया बन रहा है, उस टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर पीस से।
तो टोटल एरिया आपका आ रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ 4.25 इंटू 3.40। एक प्लैंक का एरिया आ रहा है 0.85 इंटू 0.85। सॉल्व करेंगे तो इससे ये 5 टाइम्स जाएगा, इससे ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू 4 टोटल 20 पीसेस निकाले जा सकते हैं मैक्सिमम साइज के। तो आपका आंसर आ जाएगा E20। ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन है जिसका किनारा है 14 सेंटीमीटर लंबा है। एक क्यूब है जिसका एक किनारा, एक एज या एक फेस है। इसका एज दे रखा है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब यह है कि 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका एज है और इसका एक फेस, हर एक फेस पर 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाया जाता है और उसको येलो पेंट किया जाता है। अब आपसे फिर ये कहा जाता है कि आप ये बताओ कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया बचेगा उसमें से अनपेंटेड एरिया कितना होगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई इसका एक फेस मैंने ये ले लिया, अब इस एक फेस में मैंने एक सर्किल बना देना है अंदर। ये फेस है कितने का? ये फेस है 14 सेंटीमीटर एज का। एक फेस की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने एक सर्किल बना दिया। ये आपका आ गया, मैंने मान लिया कि ये 7 सेंटीमीटर रेडियस का है। इसकी मैंने जो रेडियस मान ली वो 7 सेंटीमीटर, और इसे मैंने जो कलर दे दिया वो क्या दे दिया? इसको मैंने जो कलर दे दिया वो क्या दे देना है? इसको कलर दे देना है कितना? येलो कलर दे देना है। क्या कलर दे देना है इसको? येलो कलर दे देना है। ठीक है, चलिए इसको येलो कलर दे दिया। ये मैंने कर दिया येलो कलर। येलो कलर करने के बाद ये मैंने येलो कलर कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि 14 टोटल एरिया कितना बनेगा। तो आप कहोगे कि सर टोटल एरिया बनेगा 14 इंटू 14, और सर्किल का जो पेंटेड एरिया है वो कितना बनेगा? तो 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो टोटल एरिया पेंटेड एरिया आ जाएगा 154। तो 196 ये और 154 ये, तो अनपेंटेड एरिया कितना बनेगा? अनपेंटेड एरिया आपका आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने एजेस हैं, ऐसे ऐसे कितने फेसेस हैं? 6 हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये 252 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर है। क्लियर? सीधी सीधी बात है। आगे आते हैं। 7 सेंटीमीटर रेडियस और 0.66 मिलीमीटर मोटाई वाले गोलाकार धातु की प्लेट है। ध्यान दीजिए, एक रेडियस भी है और इसमें एक मोटाई भी है। इसका मतलब ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में से 150 डिग्री, सिलेंडर में से 150 डिग्री एंगल वाला एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। तो आप एक चीज समझिए कि अगर आपके पास एक सर्किल है और सर्किल में से आपने एक रेडियल सेक्टर उठा दिया, कितने का? 150 डिग्री का अलग कर दिया, तो बचा कितना? तो आप कहोगे कि सर 360 में से 150 हटा दीजिए तो 210 डिग्री का बचा है। तो उसके बाद वो ये कह रहा है कि ये 210 डिग्री का जो बचा है इसको मोल्ड किया जाता है। इसमें एक स्फेरिकल बेड बनाया जाता है रेडियस आर का। तो स्फेरिकल एक स्फेयर बनाया जा रहा है आर रेडियस का। तो अगर एक चीज दूसरे फॉर्म में जा रही है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के रूप में ढाली जा रही है, तो उसकी फिगर चेंज हो सकती है बट उसका आयतन या वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। हम दोनों का वॉल्यूम सेम कर देंगे, हमको आपका रिक्वायर्ड जो रेडियस है वो मिल जानी है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम देखते हैं इस सिलेंडर का। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पाई गुणा में रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 7 इंटू 7। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है? 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो अपॉन में 10 कर देंगे।
और इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा देंगे, तो अब ये सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद इसको, इस पूरे वॉल्यूम का आपको कितना पार्ट चाहिए सर? पूरा वॉल्यूम होता 360 डिग्री पर, आपको सिर्फ 210 पार्ट चाहिए। कितने में से? 360 में से। तो आपको आउट ऑफ 360 210 डिग्री चाहिए। और ये जो वॉल्यूम मुझे मिलेगा ये स्फेरिकल बेड यानी कि स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, जिसकी रेडियस r है। तो ये 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होगा। बस और कुछ नहीं करना है। ये आपका 7 हो जाना है और ये आपका 12 हो जाना है। ये आपका 3 से कट गया 4 बार, ये 4 और ये 4 इस 16 को उड़ा देता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 7 कितनी बार आ गया? 7 3 बार आ गया। 1000 नीचे आ जाएगा, ये रेडियस के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस के क्यूब के बराबर, तो यहाँ से रेडियस निकालूंगा तो 3 का 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 10। तो इसका मतलब आपकी रेडियस आ जाएगी कितनी? 0.7 यूनिट या 0.7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की एक जीवा है ए बी, कोड है ए बी, जो अपनी हाइट माइनर सेगमेंट की हाइट का 2√3 टाइम्स है। पी है एरिया सेक्टर ओ ए बी का, क्यू है एरिया माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल का। अब आपको बताना है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल आपका ये हो गया। इस सर्किल में एक कोड है, कोड ये ले ली, और इस कोड में, इस कोड की जो हाइट है, इस कोड की जो हाइट है वो कितनी है? इस कोड की हाइट बीच में से ली जाएगी, और ये कितनी है? ये इस कोड की जो हाइट है वो बीच में से ली जानी है। ठीक है, ये आपने हाइट ले ली। हाइट लेने के बाद ये इसका 2√3 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक है, ये ए बी मैंने कोड मान ली। देखिए एक कोड एक सर्किल को, एक कोड एक सर्किल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? एक कोड एक सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। बड़ा पार्ट मेजर सेगमेंट कहलाता है और छोटा पार्ट आपका माइनर सेगमेंट कहलाता है। अगर वो कोड किसी भी सर्किल की जो मैक्सिमम लेंथ की कोड होगी, लार्जेस्ट कोड होगी, वो डायमीटर होगी। अगर डायमीटर है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और अगर डायमीटर से कुछ कम है तो एक सेगमेंट मेजर सेगमेंट होगा और दूसरा सेगमेंट माइनर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट ये हो गया और माइनर सेगमेंट ये हो गया। अब माइनर सेगमेंट की जो हाइट है अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ तो ये 2√3 हो जाएगी, 2√3 हो जाएगी, और ये 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री है। अब ध्यान देंगे, अगर मैं, ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये आपका आगे बढ़ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसे 90 डिग्री पर काट कर जा रहा है, अगर इसे ये 90 डिग्री पर काट कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक सेगमेंट की जो हाइट है या एक रेडियस को, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कोड को जो रेडियस है वो अगर 90 डिग्री पर काट रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, और हाइट हमेशा डायमीटर ही होगी। किसी भी सेगमेंट की, आप चाहे मेजर सेगमेंट की हाइट ले लीजिए चाहे माइनर सेगमेंट की हाइट ले लीजिए, वो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की हाइट आगे बढ़ाने पर डायमीटर ही बन जाती है, वो उसके डायमीटर का ही पार्ट होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, ये आपका सेंटर हो गया। अब बात करते हैं, अगर ये सेंटर है तो ये एक है, ये 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो अगर ये एक है तो ए बी कितना है? √3। तो ए बी जो है वो इस हाइट का 2√3 टाइम्स है।
तो ए बी आपका 2√3 टाइम हो गया, यानी कि 2√3 हो गया। अगर 2√3 हो गया तो ये आधे आधे भाग का मतलब है ये भी √3 और ये भी कितना, ये भी आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसे P मान लेता हूं, इतने पर इस पॉइंट को P मान लेता हूं और इस पॉइंट को D मान लूं और इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूं, तो इतना मुझे पता है कि अगर दो कोड किसी सर्किल को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो कोड किसी सर्किल में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन दोनों कोड्स के दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बराबर होगा। जैसे अगर ये दोनों कोड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका इस टुकड़े और इस टुकड़े का गुणनफल इस टुकड़े और इस टुकड़े के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होगा। तो मैं कह सकता हूं कि PA कितना है, √3 है, PA कितना है, √3, इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल इन दोनों टुकड़ों के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, PC इंटू 1। तो PC की वैल्यू कितनी आ गई, PC की वैल्यू आ गई 3। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और ये 1 है तो टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। अगर टोटल 4 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट कितना हो गया, 2 हो गया, और ये पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब मुझे रेडियस मिल गई है 2। अगर मुझे रेडियस मिल गई है तो यहाँ से यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ये कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू 2 आ गई तो मैं कह सकता हूँ कि अब मैं इसका माइनर सेगमेंट का एरिया भी निकाल सकता हूँ, मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकाल सकता हूँ। तो OAB का एरिया किस तरह से निकलेगा, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले रेडियस है 2, तो आप कह सकते हो कि पाई इंटू 2 गुणा 2, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो कहा जा सकता है कि एरिया सेगमेंट OAB, एरिया सेगमेंट OAB होगा 3.14 गुणा में 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 2, और साथ में ये कितना एंगल बनेगा, अगर ये 1 है ये √3 है तो ये एंगल कितना होगा, आप कहेंगे कि सर ये 60 होगा, तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा, सर ये टोटल एंगल आपका 120 डिग्री बनेगा। तो आउट ऑफ 360 आप 120 डिग्री ले रहे हैं, आउट ऑफ 360 आप 120 डिग्री ले रहे हैं, तो 120 अपॉन में 360 कितना आ जाएगा, 3। तो 3.14 की 4 से गुणा करेंगे तो 12.56 आ जाना है, और 12.56 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 12.56 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अब आपको निकालना है एरिया माइनर सेगमेंट ADB। एरिया ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका P को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये आपका P को रिप्रेजेंट कर रहा है, P को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब आपको Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q क्या दे रखा है, माइनर सेगमेंट। अच्छा, माइनर सेगमेंट निकालना है तो आप इस पूरे एरिया में से ये एरिया घटा दीजिए, तो पूरा एरिया कितना है 12.56 अपॉन में 3, और इसमें से ये वाला एरिया घटाएंगे तो ये एरिया कितना बनेगा 2√3 गुणा में 1 अपॉन में 2, यानी कि 1/2, बेस है आपका 2√3 और हाइट है 1, तो ये √3 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 12.56 अपॉन में 3 माइनस का √3 की वैल्यू 1.7, 1.7 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा। तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूं 12.56 माइनस का 5.1 अपॉन में कितना 3, तो इसको लिखा जा सकता है 7.46 अपॉन में 3। ये वैल्यू आपकी Q की आ गई। अब आपसे P अपॉन Q का अनुमानित मान पूछ रहा है, तो P/Q अगर आपको लेना है तो 12.56 अपॉन में 3 P की वैल्यू, 12.56 अपॉन में 3 P की वैल्यू, Q की वैल्यू 7.46 अपॉन में 3 Q की वैल्यू,
तो 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12.56 अपॉन में 7.46। 12.56 अपॉन में 7.46। अब यहाँ से हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें, पॉइंट हटाएं और उसके बाद गुणा करते भाग करते चले जाएं। फिजिबल तरीका नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.56 को हम डायरेक्टली 12.5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 7.46 को हम 7.5 बना देंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने डिनोमिनेटर बढ़ाया है और न्यूमरेटर कम किया है। इसका मतलब यह है कि हमने अपने आंसर को कम किया है। हमने जो रिजल्ट आना चाहिए उससे कम हमें रिजल्ट मिलेगा। देखें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो 75, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा ऊपर, और ये 3 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 1.66 समथिंग आएगा। अब 1.66 हमारा ओरिजिनल आंसर से थोड़ा सा कम है, तो इसे बढ़ाएंगे तो 1.66 से लिटिल बिट अप जाएगा, तो 1.7 अपना आंसर जाता है। ये बहुत प्यारा तरीका है डिवीजन करने का। आप रेशियो में इसे कन्वर्ट कर लीजिए और अप्रोक्सीमेशन, लॉजिकल अप्रोक्सीमेशन के साथ आप एक करेक्ट सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दो संकेंद्रित वृत्त हैं, इनके बीच का एरिया क्या है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रीजन, बीच में जो रीजन है उनका एरिया क्या है। यदि लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द आउटर सर्किल टचिंग द इनर सर्किल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि दो सर्किल हैं, वो आपस में कॉन्सेंट्रिक हैं। एक की जो कोड है दूसरे इंटरनल सर्किल को किसी पॉइंट पर टच करती है, मतलब उसकी वो टेंजेंट है। तो अगर एक सर्किल की कोड दूसरे की टेंजेंट होगी, तो जिस पॉइंट पर भी वो टेंजेंट होगी, अगर वो दोनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक हैं, तो वो टचिंग पॉइंट उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ध्यान दीजिए किस तरह से। एक सर्किल ये है और एक सर्किल अपना ये है। एक सर्किल अपना, अब एक की कोड दूसरे की टेंजेंट, एक की कोड दूसरे की टेंजेंट है। अब ये इसका अगर सेंटर हो गया, तो इस सेंटर से जो रेडियस है वो इस टेंजेंट को 90 डिग्री पर काटेगी। और रेडियस अगर किसी कोड को 90 डिग्री पर काट रही है, इसका मतलब ये है कि वो उस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 होगा और ये पार्ट भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको बताया गया है कि ये रेडियस आर है और ये वाली रेडियस कितनी है, बड़ा आर। आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में एरिया निकालना है, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है उसे आप किस तरह से निकालेंगे। सर पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़े सर्किल का एरिया में से पाई छोटा आर स्क्वायर छोटे सर्किल का एरिया में घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि ये वाला पार्ट। अब इसके लिए पाई की वैल्यू मेरे पास है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकालना है। तो इस यहाँ से अगर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएं, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाता हूँ, तो मुझे बेस का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह 7 × 7, तो ये आ जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। 154 स्क्वायर सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी 15 है, बी सी 20 है, ए सी 25 है और बी पी ए सी पर परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल पी ए बी और पी सी बी के एरियाज में क्या अंतर है। ट्रायंगल पी ए बी और पी सी बी के एरियाज में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल अपना ए बी सी है।
और ए बी आपका 15 दे रखा है, बी सी 20 दे रखा है और ये अपना 25 दे रखा है। अब बी पी ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो बी पी ए सी पर परपेंडिकुलर लगा दिया मैंने। चलिए, ये परपेंडिकुलर हो गया यानी कि 90 डिग्री। अब मुझे कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए कि अगर ए पी और पी सी का मुझे रेशियो निकालना है, अगर ए पी और पी सी का रेशियो निकालना है तो वो होगा ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी का, ए बी और बी सी के रेशियो का स्क्वायर, तो ए बी और बी सी का रेशियो कितना होगा 15/20 और इसका स्क्वायर, ये अपना 3 हो जाएगा, ये अपना 4 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 9 और 16 का रेशियो, ए पी और पी सी 9 और 16 है और ये टोटल वैल्यू मिलाकर रेशियो 25 आ रहा है। अगर 25 बराबर डायरेक्टली 25 दे रखा है तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू 9 होगी और ये वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। ये वैल्यू 9 होगी और ये वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। तो अगर ये वैल्यू 9 है, ये वैल्यू 16 है, तो कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, या तो इन दोनों की गुणा करके ये वैल्यू निकाल लीजिए या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 15 और 9, 15 और 9 तो ये आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल बी पी सी, तो ट्रायंगल बी पी सी ये एरिया और ट्रायंगल ए पी सी ये एरिया, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस चेक करना है कितना आएगा एरिया के बीच में। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 16 गुणा 9 और इसका एरिया आ जाएगा 1/2 12 गुणा 9, 1/2 16 गुणा 12, 1/2 16 गुणा 12 और ये आ जाएगा 1/2 9 गुणा 12। तो ये 6 बार आ गया, 54 आ जाएगा, ये भी 6 बार, 16 छंग 96, 96 में से 54 जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। डिफरेंस आ जाएगा कितना 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ट्रायंगल ए बी सी डी है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 18 है। चलिए, ए बी बराबर 6 कर दिए, बी सी बराबर 18 कर दिया, सी डी बराबर फिर 6 है और डी ए बराबर कितना है, डी ए बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है कि आप बताइए कि बी डी बराबर x सेंटीमीटर है। चलिए, एक डायगोनल बना दिया बी डी और ये आपका x दे दिया। अब x इसमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास बच्चों दो ट्रायंगल हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। पहला ट्रायंगल है ए बी डी, पहला ट्रायंगल है ए बी डी जिसमें x है। दूसरा ट्रायंगल है आपका ए बी डी सी, दूसरा ट्रायंगल है बी डी सी, इसमें भी आपका x है। इसके हिसाब से x किस परास में होगा, तो आप कहेंगे कि सर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के डिफरेंस से तीसरी साइड हमेशा बड़ी होगी और वही तीसरी साइड दो साइड के सम से छोटी होगी। तो x 10 और 6 के डिफरेंस यानी कि 4 से बड़ा होगा और x 10 और 6 के सम यानी कि 16 से छोटा होगा। x, अब इस ट्रायंगल की बात करूंगा तो x इन दोनों के डिफरेंस 12 से बड़ा होगा और x इन दोनों के सम यानी कि 24 से छोटा होगा। तो आपके हिसाब से x 4 से बड़ा है, 16 से छोटा है। इसके हिसाब से x 12 से बड़ा है, 24 से छोटा है। तो ध्यान देंगे, अब इन दोनों के हिसाब से x, भाई ये कह रहा है कि 12 से x कम नहीं हो सकता, ठीक है, ये कह रहा है कि 16 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 12 और 16 के बीच में x फिक्स हो जाएगा। तो आपका x की जो पॉसिबल वैल्यू है 12 से बड़ी और 16 से छोटी होगी। समझता हूँ, आशा करता हूँ
ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं। एक त्रिज्या आर के क्वार्टर सर्किल में एक आर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है। क्वार्टर सर्किल में एक आर त्रिज्या का सर्किल बनाया गया है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बना देते हैं। ये सर्किल बन गया। इसमें ये सर्किल किस में बनाया गया है? ये सर्किल ये सर्किल इस क्वार्टर सर्किल में बनाया गया है। इस क्वार्टर सर्किल की जो रेडियस है वो आर है। इस सर्किल की जो रेडियस है वो छोटा आर है। ठीक है, अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगी। ठीक है, तो ये भी कितना होगा? आर ही होगा। अब अगर मैं इस सर्किल के सेंटर को इस सर्किल के सेंटर से मिला दूं तो ये आगे इनके टचिंग पॉइंट से मिलेगा, क्योंकि अगर दो ऐसे सर्किल हैं जो इंटरनली या एक्सटर्नली टचिंग हैं, दो इंटरनली या एक्सटर्नली टचिंग सर्किल्स के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन इनके टचिंग पॉइंट से होकर जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी। तो सबसे पहले अब ये एक क्या हो गया? आप कह सकते हैं कि सर मुझे एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ये एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये अगर आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर ये r√2 होगा। और r√2, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा कितने के बराबर है? तो आप कहोगे कि ये पूरा r के बराबर है, जिसमें से ये r है तो ये r-r हो जाएगा। तो ये r√2 जो है ये r√2 r-r के बराबर है। r इधर चला जाएगा और √2 r कॉमन आ जाएगा, इसे √2 + 1 लिख सकते हैं, बराबर r आ गया। अब r और r का जो रेशियो आ जाएगा, या बड़ा r और छोटे r का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √2 + 1 अपॉन में कितना? 1। ये अपना रेशियो आ जाता है, तो ये अपना का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये। जब आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हो तो ये क्वेश्चन आपको जनरली मिलता ही मिलता है। अगला सवाल, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसमें AC और BD विकर्ण इस प्रकार हैं कि AC और इतना है और BD इतना है, और AB BC के बराबर है और CD DA के बराबर है। चलो इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। इस तरह का क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। ये आ गया। उसके बाद फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया। ठीक है, अब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। ठीक है, चलो तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इससे अगर मैं इसको मिलाऊंगा, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेसिक पढ़ा हो तो हमें पता है कि अगर दो आइसोस्केलस ट्राइंगल अगर एक सेम बेस पर एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब दो आइसोस्केलस ट्राइंगल की अगर एक साइड सेम है, जो अनइक्वल साइड है अगर वो सेम है और उस अनइक्वल साइड पर दोनों मिलते हैं, तो इनके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर काटेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है वो राइट एंगल पर काटेंगे और दूसरा इनका जो बेस होगा उसको इक्वली डिवाइड करते हुए काटेंगे। चलो इससे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, जबकि ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो AC कितना है? ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। AB बराबर BC है, तो ये A है बच्चों, ये B है और ये C है और ये D है। अब आप बताइए कि DC बराबर AD है, AD बराबर DC दे रखा है। अब ध्यान देंगे, अब आपसे कहा जा रहा है कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। बेटा बेस आपका 6 सेंटीमीटर है और इसे अगर मैं X मान लूँ और इसे Y मान लूँ
तो इस पूरे का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकालोगे? सर ट्रायंगल ABC का जो एरिया निकलेगा, ट्रायंगल ABC का जो एरिया निकलेगा और प्लस ट्रायंगल ADC का जो एरिया निकलेगा वही क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। ट्रायंगल ABC का जो एरिया निकलेगा वो होगा 1/2, बेस है इनका 6 और x, प्लस का इसका एरिया होगा 1/2, बेस है इनका 6 और ये है y। सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणा 6 कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई आपका ये आ जाएगा, तो ये 3 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर BD टोटल 12 दे रखा है, तो ये 3 गुणा में 12 यानी कि 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 36 स्क्वायर सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन आपको मिलती है कि दो आइसोस्केलस ट्रायंगल बेस पर, अनइक्वल साइड के बेस पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया इस तरह के एरिया क्वाड्रिलेटरल होगा 1/2 D1 इंटू D2। ध्यान देंगे इसका जो एरिया होगा वो 1/2 D1 इंटू D2 होगा। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल आपके 90 डिग्री पर क्रॉस कर रहे हैं वो आपका 1/2 D1 इंटू D2 से अपना एरिया दे देगा। तो 1/2 D1 है आपका 6 और D2 है आपका 12, ये 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया आ जाएगा। तो बेसिक क्या है वो ये है, और आप इसे याद रखें तो ट्रिक से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगला सवाल, घनाभ की लंबाई 10% इंक्रीज कर दी, मतलब 10% का मतलब है 100 से 110 कर दी। उसके बाद फिर 20% बढ़ा दी, यानी कि 100 से 120 कर दी। लंबाई इतनी बढ़ा दी, चौड़ाई इतनी बढ़ा दी और हाइट कितनी बढ़ा दी है? 50%। हाइट को 100 से 150। अगर मैं रेशियो देखूं तो ये 10 से 11 हो गया, ये रेशियो देखूं तो ये 5 से 6 हो गया, ये रेशियो देखता हूं तो ये 2 से 3 हो गया। अगर मैं कंप्लीट चेक करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 100 आ जाएगा और 6 18 और 11 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा। तो जो चीज़ वॉल्यूम 100 था वो वॉल्यूम अब 198 पहुंच गया है, तो इसका मतलब 98% का अप हुआ है। 98% का अप हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि अगर रेक्टेंगल है एक्स और वाई ब्रेथ का, मतलब लेंथ एक्स है और ब्रेथ है वाई, इसका एरिया है आपका पी, और एक पैलोग्राम है जो स्ट्रिक्टली रेक्टेंगल नहीं है, उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं एक्स और वाई, सेम साइड्स हैं, उसका एरिया है क्यू। तो क्वेश्चन है आपका पी क्यू से बड़ा होगा? हाँ जी। अगर इसी स्टेटमेंट से ही इसका आंसर मिल रहा है तो दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट की आपको जरूरत नहीं है, या किसी भी स्टेटमेंट से आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। पहला, एक्स और वाई का अगर 2:1 है तो आप यहाँ से भी इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एंगल बिटवीन साइड्स ऑफ द पैलोग्राम इज 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री साइड है, दोनों 60 डिग्री एंगल है अगर दोनों साइड्स के बीच में, तो मतलब इंक्लिनेशन अगर 90 डिग्री के अलावा कुछ भी है तो आपका एरिया कम होता चला जाएगा। तो दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। आगे बढ़िए। अब एक सर्किल है जो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की चारों साइड्स को टच करता है। एक सर्किल है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD की चारों साइड्स को टच करता है। चलिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ये बना दिया, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच करता हुआ एक सर्किल बना दिया ये। ठीक है, चारों साइड्स को टच कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ अभी। हाँ जी, ये बिल्कुल अब ये हो गया है टच। इसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अगर इस तरह की कंडीशन आपको मिलती है
तो सीधा सीधा आपको अपोजिट साइड्स का सम बराबर कर देना है। ए बी प्लस का सी डी बराबर ए डी प्लस का बी सी होगा। अगर कोई सर्किल किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच कर रहा है या उसका इंटरनल सर्किल है, तो अपोजिट साइड्स का सम, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम हमेशा बराबर होगा। तो ए बी प्लस का सी डी अगर आपको मिल गया तो ए डी प्लस का बी सी भी आप पता कर सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि चतुर्भुज का परिमाप क्या है। चतुर्भुज के परिमाप के लिए आपको स्टेटमेंट फर्स्ट में पहली दो साइड्स का सम दे रहा है, ए बी प्लस का सी डी। अगर ए बी प्लस का सी डी 10 है तो मैं कह सकता हूं कि सर ये भी 10 होगा, तो क्वाड्रिलेटरल का जो पेरीमीटर है वो 20 हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ए डी प्लस बी सी अगर 10 है, तो अगर इसकी वैल्यू 10 दे रखी है तो हमें पता है कि यहाँ भी इसकी वैल्यू भी 10 होगी, तो भी क्वाड्रिलेटरल का जो पेरीमीटर है हम निकाल लेंगे। तो आइदर ऑफ द स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इतनी बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज एक के विकर्णों की लंबाई का अनुपात क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की एक खासियत ये होती है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं। इसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल जो रोम्बस है उसकी खासियत होती है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू वन साइड। तो इसकी एक डायगोनल इसकी एक साइड के बराबर है। तो अगर मैं ये डायगोनल ले लेता हूं तो ये वाला किसके बराबर होगा? ये इसकी साइड के बराबर है। तो ये भी ए है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस एंगल होगा या हर एक एंगल होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। अब मैं दूसरा डायगोनल ले लेता हूँ। ये दूसरा जो डायगोनल है वो कितना है? ये 9 दूसरा डायगोनल है। अब ये इसका 90 डिग्री पर है। अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर। तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? √3 होगा। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट से जाता हूँ तो अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सर ये मुझे इसके डायगोनल्स का रेशियो मिल रहा है, सीधा सीधा मिल रहा है। दूसरा मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट से मैं इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पा रहा हूँ। दूसरा ये है कि लॉन्गर डायगोनल इज ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ इट्स साइड। अब लॉन्गर डायगोनल जो है वो साइड का √3 टाइम्स है। चलो तो एक बार चेक कर लेते हैं इसे इस तरह से भी। तो लॉन्गर डायगोनल है, अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ? 2 मान लेता हूँ, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? √3, और ये कितना हो जाएगा? √3। तो मतलब अगर मैं साइड को 1 मान लूँ, साइड को 1 मान लूँ तो डायगोनल कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अगर मैं साइड को 2 मान लूँ तो डायगोनल कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर डायगोनल 2√3 हो जाएगा। अब 2√3 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो √3 और √3 पर आ जाएगा। तो ये √3 और ये 2, तो मैं कह सकता हूं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट। अच्छा, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि किसी भी रोम्बस के जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करेंगे। तो 90 डिग्री पर क्रॉस करने का मतलब है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से √3 का स्क्वायर 3 गया, तो 1 बचा और 1 का रूट कितना होगा? 1 होगा। हमें पता चल गया कि ये √3 है, ये √3 है, तो ये 1 और ये भी 1 होगा। तो क्या हम इससे रेशियो निकाल पा रहे हैं? हाँ जी, हम रेशियो निकाल पा रहे हैं डायगोनल का। तो इसका मतलब कथन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड से भी आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट, आइदर ऑफ द स्टेटमेंट का यूज करके हम सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है?
अगला स्टेटमेंट ये है कि एक आर रेडियस वाले सर्किल की जो कोड है वो एक अनदर कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस आर की टेंजेंट है या उसे टच करती है। कोड की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो एक की कोड अगर दूसरे की टेंजेंट होती है, तो ये रेडियस इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर ये 24 है तो ये बच्चों 12 होगा, ये 12 है तो ये कितना होगा, ये आर बता रहा है और ये आपका आर बता रहा है। और अगर आर और आर दोनों ही इंटीजर हैं तो आपको बताना है कि आर और आर की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो आपको ये देखना है कि आर जो है वो परपेंडिकुलर है और 12 जो है आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, बेस आपका आ गया 12, और जो हाइपोटेन्यूस आपको दे रखा है वो दे रखा है बड़ा आर। तो अगर आपके पास बेस है और ये दोनों इंटीजर हैं तो इनकी क्या क्या वैल्यूज आप लगा सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले ये 4 है तो 3 और 5 का रेशियो, पाइथागोरस ट्रिपलेट मुझे पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि एक तो 3 4 5 का रेशियो पाइथागोरस ट्रिपलेट, 5 12 13 का रेशियो पाइथागोरस ट्रिपलेट। उसके बाद इसी तरह से आगे जाकर आप कई सारे रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर 12 है तो ये आपका 9 हो सकता है, अगर इसे आप 4 मानो तो ये 3 होगा और ये आपका 5 होगा, यानी कि 15 हो जाएगा। अगर आप इसको 16 मानते हो, इसको 3 और इसको 4 मानते हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो दो रिजल्ट तो आपको यहाँ ही मिल गए। अगर आप इसको 5 मानते हो, ध्यान देना, ये 5 मानते हो तो ये 12, ये 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13। इस तरह के अनगिनत एग्जाम्पल्स ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि आइदर ऑफ द स्टेटमेंट से भी आप रिजल्ट पर नहीं पहुंच रहे, यूजिंग बोथ ऑफ द स्टेटमेंट यू कांट फाइंड द आंसर। इसका मतलब किसी भी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप इसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका ऑप्शन डिसाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका सिर्फ इसका टेस्ट था कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट को कितना समझते हो, ट्रिपलेट बनाना जानते हो, या उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। ठीक है, ए बी बी सी सी डी और डी ए साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, इसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 100 स्क्वायर यूनिट, और स्टेटमेंट सेकेंड दे रखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज 50 स्क्वायर यूनिट। तो मतलब आप देखिए, अब यूपीएससी या सीडीएस का जो एग्जामिनर है वो आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है। आप इस दोनों को देखकर कहोगे अच्छा सर, दोनों का इस्तेमाल करके आप कह सकते हो कि सर इसमें से इसे घटा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि आप दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हो। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। कौन कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट है पी, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्यू है, इसका मिड पॉइंट आर है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, ऐसे। हमें पता है कि अगर मैं इसको मिला देता हूँ, इनको अगर मैं आपस में मिला दूँ
और इनको भी आपस में मिला दूं, तो आप मुझे बताइए कि इस पार्ट का एरिया कितना बनेगा। तो आप कहेंगे कि सर हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो एरिया का रेशियो आता है वो 1 और 3 आता है। अगर मैं इनको मिला दूं तो ये रेशियो भी 1 और 3 आएगा। मतलब अगर टोटल एरिया 8 है तो 8 में से 6 इसके पास है और 2 इनके पास है। अगर मैं इसी तरह से यहाँ करता हूँ तो आप कहोगे कि सर इसी तरह से टोटल 8 एरिया बनेगा और एक इनके पास आएगा। तो मतलब 8 में से 4 एरिया अगर इन लोगों इनके पास है तो इसका मतलब यह है कि हम बिना किसी फिगर के इस बात को पता कर सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट्स को किसी भी क्वाड्रिलेटरल की मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाई गई फिगर उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा होती है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाई गई फिगर उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा होगी, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैलोग्राम है, रोम्बस है या ट्रेपेजियम है, कुछ भी है। तो इसका मतलब अगर आपको ये बेसिक नहीं पता था तो मैंने आपको सिखा दिया। तो अगर ये एरिया स्क्वायर 50 है तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो PQRS का जो एरिया होगा वो 100/2 यानी कि 50 होगा। यानी कि इसी स्टेटमेंट से मैं डिफरेंस तक पहुंच सकता हूं। और अगर ये एरिया उसने 50 दे रखा है तो यहाँ से ABCD का एरिया मुझे पता चल रहा है कि इसका डबल होगा, 100 होगा। तो इस स्टेटमेंट से भी मैं सॉल्यूशन तक पहुंच रहा हूं। तो मैं दोनों में से किसी स्टेटमेंट से भी सॉल्यूशन तक पहुंच सकता हूं, और ठीक है, और दोनों का इस्तेमाल करके भी। तो इसका आंसर होगा आइदर ऑफ द स्टेटमेंट कैन गिव द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि एक पाई आरेख है, पाई डायग्राम है, जिसमें सेंट्रल एंगल्स का जो रेशियो है वो 2, 3, 7, 5, 1 है। अब आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट एरिया सेक्टर और लार्जेस्ट सेक्टर के जो एरियाज हैं वो P और Q रेस्पेक्टिव हैं, ली हैं। तो P प्लस Q क्या होगा? तो P का एरिया आप निकालेंगे। सबसे पहले जो एंगल्स का जो रेशियो है वो क्या है? 2 रेशियो 3 रेशियो 5 7 5 है। अच्छा, एक चीज है, ये एंगल्स का रेशियो है। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह से निकाला जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह से निकाला जाता है? पाई R स्क्वायर गुणा में थीटा अपॉन में 300। अगर मैं दो सेक्टर्स निकालता हूं, चलो सेक्टर 1 और सेक्टर 2, इसी के आधार पर अगर मैं आपसे कहूं कि सेक्टर 1 और सेक्टर 2, दो सेक्टर्स आपके दे रखे, सेक्टर 1 और सेक्टर 2, अब इनका जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है θ1 और θ2, ये रेशियो। तो इनके एरियाज के बीच में रेशियो कितना होगा? आप कहोगे कि सर पाई R स्क्वायर θ1 अपॉन में 360 और पाई R स्क्वायर गुणा में θ2 अपॉन में 300। इसका मतलब पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कैंसिल, 360 से 360 कैंसिल। मैं कह सकता हूं कि एरियाज के बीच में रेशियो वही होगा जो इनके सेंटर एंगल्स के बीच में रेशियो है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कई सारे सेक्टर्स का सेंटर एंगल दे रखा है तो इनके एरियाज के बीच में भी वही रेशियो होगा, इनके एरियाज के बीच में भी वही रेशियो होगा जो इनके एंगल्स के बीच में रेशियो होगा। और अगर सर टोटल सर्किल का एरिया कितना होगा, तो टोटल सर्किल का एरिया कितना होगा, इनका जोड़ 2, 3, 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, ये टोटल सर्किल का एरिया होगा। और इसके रेस्पेक्ट में दो, इसका पहले वाले का दूसरे वाले सेक्टर का एरिया 3 होगा, इस 18 के रेस्पेक्ट में तीसरे सेक्टर का एरिया 7 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इस चीज को अगर आप समझ गए तो मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर P प्लस Q दे रखा है
तो आपको करना है P प्लस क्यू कितना होगा। तो P प्लस क्यू सबसे पहले एरिया 18 रिप्रेजेंट करता है किसको सर, 18 रिप्रेजेंट करता है पाई इंटू सेवन क्योंकि 7 रेडियस है। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7। तो 18 रिप्रेजेंट करता है 154 को। आपको बताना है P प्लस क्यू। P प्लस क्यू, P है स्मॉलेस्ट, ये आपका P होगा। Q है लार्जेस्ट, ये आपका Q होगा। इसका मतलब ये है कि P प्लस क्यू की जो आपको वैल्यू चाहिए वो कितने की चाहिए, 8 की चाहिए। 8 की वैल्यू चाहिए, 8 की वैल्यू आपको चाहिए। तो 18 की वैल्यू अगर 22 × 7 है तो 8 की वैल्यू निकालने के लिए 18 से डिवाइड कर दीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 616 अपॉन में 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है ये। टोटल एरिया 22/7 गुणा 7 गुणा 7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर 18 की वैल्यू इतनी तो 7 प्लस 8 की वैल्यू कितनी होगी, ये इस क्वेश्चन का फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि P पेरीमीटर है स्मॉलेस्ट सेक्टर की। P पेरीमीटर है स्मॉलेस्ट सेक्टर की। तो सबसे पहले मैं 2:3 रेशियो 7 रेशियो 5 और जो एरिया में कहानी थी वही पेरीमीटर में होगी। अगर टोटल पेरीमीटर अगर मैं बात करता हूँ कितनी होगी, तो टोटल पेरीमीटर कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर टोटल पेरीमीटर होगी आपकी 18। टोटल पेरीमीटर 18 होगी। पेरीमीटर मतलब टोटल सर्कमफेरेंस आपकी कितनी होगी, 18 होगी। मैं गलत लिख गया यहाँ। टोटल सर्क्यूमफेरेंस, टोटल सर्क्यूमफेरेंस आपकी 18 होगी। अगर टोटल सर्क्यूमफेरेंस, ध्यान दीजिएगा मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर मैं एक सर्किल बना देता हूँ तो इस सर्किल की सर्क्यूमफेरेंस भी वही है और पेरीमीटर भी वही है। अगर मैं इस सर्किल में से कोई सेक्टर काट लेता हूँ ये, तो इसकी जो सर्क्यूमफेरेंस होगी वो इसका घूमता हुआ पार्ट होगी। ये पार्ट इसका सर्क्यूम कहलाएगा। और अगर इसमें मैं ये R और R जोड़ देता हूं तो जो पेरीमीटर वाला पार्ट होगा, पेरीमीटर जो होगा वो R प्लस R प्लस का सर्क्यूमफेरेंस होगा। इसका मतलब सर्क्यूम पेरीमीटर वाला जो पार्ट होगा, पेरीमीटर में सर्क्यूमफेरेंस तो होगी ही होगी, बट ये R और R भी होगी। तो स्मॉलेस्ट पार्ट की जो पेरीमीटर है वो 9 है। तो सबसे पहले आप बताइए कि टोटल पेरीमीटर कितनी होगी, टोटल सर्कमफेरेंस कितनी है। तो आप कहोगे कि 18 है। सर 18 किसके बराबर है, 2πr यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा में 7। तो कितने के बराबर, 44 के बराबर। कितने के बराबर बच्चे, 44 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 22/9। एक की वैल्यू हो गई 22/9 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि ये 22/9 सेंटीमीटर सबसे छोटे पार्ट की सर्कमफेरेंस हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर ये सबसे छोटा पार्ट ये है तो इसका सर्कमफेरेंस वाला पार्ट 22/9 हो जाएगा। बट इसकी जो पेरीमीटर होगी वो हम इस 7+7 करके बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट पार्ट की जो पेरीमीटर होगी वो 7+7 प्लस का 22/9, 14। 14 नम 126, 126 प्लस का 9 कितना आ जाएगा, 148। 148/9। तो ये P आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये P आ गया। अगर आपसे 9P पूछ रहा है, 9P की वैल्यू निकालने के लिए इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा कितना, 148। ये कितना आ जाएगा, 148 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपका 148 सेंटीमीटर आ जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ध्यान दीजिएगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो ये वर्ग है तो ये आपका 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर अल्फा है और ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। और ये कितना है, ये सी एफ आपका कितना है, 6 है। सी एफ आपका 8 है। ये 6 दे रखा है ई एफ, और ये सी ई 10 दे रखा है। तो इसका मतलब 6 8 10, तो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये बताया गया है कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये अल्फा, तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्या आ जाएगा, 90 माइनस। अब ये 90 माइनस अल्फा और ये 90, तो ये 180 माइनस अल्फा, तो बचा कितना, ये आपका अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 90 के बराबर है तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एंगल को भी मैं बीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बीटा लिख सकता हूँ। अब ये दोनों एक सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। 6 के 8 के सामने, 90 के सामने अगर 8 है तो बीटा के सामने वाले जो एंगल है, देखिए 90 के सामने अगर ये 6 है और ये 8 है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे ये दोनों ट्राइंगल्स 6 और 8 के रेशियो में होंगे। तो अगर मैं बीटा के सामने वाला एंगल, बीटा के सामने वाली साइड अगर मैं यहाँ 8x मान लूँ, तो यहाँ बीटा के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, यहाँ बीटा के सामने वाली साइड 6x हो जाएगी। अच्छा ये स्क्वायर है, तो अगर ये 8x और ये 6x है तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2x। हमें पता है कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 64 के बराबर, यानी कि 8 के स्क्वायर के। तो 8 चौक 64, 64 और 4 68 एक्स स्क्वायर, 68 एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो कहा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन में कितना, 70। अब आपको एरिया निकालना है। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर कितना बनेगा, तो एरिया स्क्वायर कितना होगा, 8x का होल स्क्वायर, क्योंकि 8x ही साइड है। ये आ जाएगा 64x स्क्वायर। 64x स्क्वायर का मतलब है 64 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 16 अपॉन में 17। 64 की 16 से गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। 1024 1024 अपॉन में 17 आपका आंसर बनता है। 1024 अपॉन में 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि भाई बताइए कि, एक मिनट, अब आपसे पूछा गया है कि 10 अल्फा और 10 बीटा कितने के बराबर है। हमें इतना पता है कि ये बीटा है और ये कितना था, ये 2x था। ये कितना है, ये 8x है। तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर 10 अल्फा निकाला जाएगा और प्लस का 10 बीटा, तो 10 अल्फा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 2x अपॉन में 8x, और 2x अपॉन में 8x को 2/8 लिखा जा सकता है सीधा। 10 बीटा का मतलब है परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो ये 8 अपॉन 2 लिखा जा सकता है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 कॉमन ले लिया, 2 प्लस का 8 चौक 32, 17/4, 34/8, इसको लिखा जा सकता है 17/4। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे।
त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE कौन सा है? ये त्रिभुज CDE है, इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि ये एरिया, तो एरिया स्क्वायर हमने अभी निकाला था, एरिया स्क्वायर हमने अभी निकाला है, वो कितना है? 1024 अपॉन में कितना? 17, कुछ इस तरह से था। चलिए, अब ये आपका 6x है, ये 2x है, और ये टोटल आपका कितना है? 8x, और ये भी 8x होगा। अगर ये 2x है, ये 6x है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका एरिया आप किस तरह से निकालेंगे? हम्म, ध्यान दीजिए, ये अल्फा के सामने, बीटा के सामने अगर 6 है तो ये 8 हो रहा है, बीटा के सामने ये 8 है तो ये 75% हो रहा है, 3/4 हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो, ध्यान से समझना इस बात को, कि अगर ये आपका एंगल बीटा है तो इस, और ये एंगल आपका कितना है? तो मैं कह सकता हूं कि बीटा के सामने वाला कितना है? 8x है। बीटा के सामने वाला कितना है? 8x। अल्फा के सामने वाला, बीटा के सामने वाला इसमें कितना है? 6x है। तो 8x और 6x। उसके बाद बराबर अल्फा के सामने वाला यहाँ कितना है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ 2x, और इसके सामने कितना है? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ अल्फा के सामने AE है। भाई मैंने ट्रायंगल ये और ये देख लिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देख लिया, AEF देख रहा हूँ, और BFBC देख रहा हूँ, या FCB देख रहा हूँ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप या सिमिलर हैं। तो अगर मैं अल्फा के सामने वाला एंगल इसमें देख रहा हूँ तो 2x है, यहाँ अल्फा के सामने वाला एंगल देख रहा हूँ तो AE है, अल्फा के सामने वाली साइड देख रहा हूँ तो 2x है, यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड देख रहा हूँ तो AE है, यहाँ बीटा के सामने वाली साइड देख रहा हूँ तो 8x है, और यहाँ बीटा के सामने वाली साइड देख रहा हूँ तो यहाँ 6x है। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना बनेगा? तो आप कह सकते हो कि सर ये AE बराबर आ जाएगा, इससे ये 2 बचेगा, ये 3 बार कट जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो AE बराबर आ जाएगा कितना? 3/2। यहाँ से AE बराबर कितना आ गया? 3/2 या 1.5x। अच्छा, अगर ये 1.5x हो गया, ये 1.5x हो गया, तो टोटल 8x में से ये कितना बचा? 6.5x बचा। कितना बचा? 6.5x बचा। बस एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ट्राइंगल CDE कितना बनेगा? तो मैं कह सकता हूं कि 1/2 8x इंटू 6.5x, इससे इसे 4x हो जाएगा। 4 का मतलब है ये आ जाएगा 26x², 26x² हो जाएगा। और x² की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? तो सर x² की वैल्यू हमने 16/17 निकाली थी। तो बस 26 की गुणा हम 16 में किससे कर देंगे? 17 से कर देंगे। तो 26 इंटू 16/17 कितना बनेगा? 6×6 = 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, और 26 16 416/17 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 416/17। 7 और 8 56, 5 6 11, 6 और 1 4 10 और 1 11। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 416/17 स्क्वायर सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके प्रॉपरली समझ में आया होगा। चलिए, अब आ जाते हैं इसकी तरफ। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए।
ABCD है, एक सर्किल है, इसको दिखाई दे रहा है, OC डायमीटर है, OC एज ए डायमीटर। अच्छा, इस सर्किल की डायमीटर OC है और AC बड़े सर्किल की डायमीटर है। आपको बताना है कि अगर OB 7 के बराबर है, OB 7 के बराबर है तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। OB आपका 7 हो गया, अगर ये 7 हो गया तो ये पूरा भी आपका 7 हो जाएगा, मतलब इसकी जो रेडियस ये आ जाएगी, ये 7/2 आ जाएगी। बस आपको शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। तो शेडेड पोर्शन एक तो सर्किल है जिस ये वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 22/7 गुणा में 7/2 गुणा में 7/2, ये आ जाएगा 77/2, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना आ जाएगा, हमें पता है कि 7 रेडियस वाले सर्किल का, पूरे सर्किल का एरिया होता है कितना, 154। 22/7 गुणा 7 गुणा 7 154 होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 77। तो इस हाफ सर्किल का जो एरिया हो जाएगा वो 77 हो जाएगा। और इस 77 से आप 7, इस ये पूरा कितना बनेगा, तो आप कहोगे कि सर ये पूरा 14 बनेगा और ये 7 बनेगा। तो ये एरिया आ जाएगा, ये एक ट्रायंगल है जो 1/2 गुणा में 14 गुणा में 7 यानी कि 49। तो इसमें से आप 77 माइनस 49 करोगे, कितना बनेगा, 77 माइनस 49 करोगे आपको 28 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। ये आपको 28 मिल गया, ये आपको 38.5 मिल गया। तो 28 प्लस का 38.5 कितना हो जाएगा, तो 28 प्लस का 38.5 सॉल्व करोगे तो आपको 67.5 मिल जाएगी। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 7/2। 7 पर याद रखिए कि अगर 7 पर एरिया, देखिए यहाँ मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि अगर आपकी रेडियस 7 है, रेडियस आपकी 7 है, तो आपकी सर्किमफेरेंस कितनी बनेगी, सर्किमफेरेंस आपकी 44 बनेगी। और एरिया कितना बनेगा, 22/7 गुणा 7 गुणा 7 154। अगर आपने रेडियस हाफ कर दी तो सर्किमफेरेंस डायरेक्टली हाफ हो जाएगी, बट ये 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कितना, 38 पॉइंट। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इस 7 को डबल कर देता हूँ, यानी कि 14 कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो ये भी डबल हो जानी है। ये अगर मैं डबल कर देता हूँ तो ये भी डबल हो जाएगी, 48। बट बेटा इस बार ये 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 616। तो ये बेसिक 7 वाला जो फॉर्मेशन है ये आपको पता होना चाहिए। 7 का डबल हो रहा है तो कितना, ट्रिपल हो रहा है तो कितना, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में फंसाना चाहता है। और छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप उसके झांसे में नहीं आओगे, क्वेश्चन से एकदम से बाहर निकल जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। छायांकित क्षेत्रफल का गैर छायांकित क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या है। तो छायांकित क्षेत्रफल आपका कितना है, यहां से देख लेते हैं कि छायांकित क्षेत्रफल है आपका 66.5, शेडेड एरिया 66.5 है। शेडेड हमने निकाल लिया है, ये है 66.5। और अछायांकित एरिया कितना होगा, तो मैं टोटल एरिया कितना निकाल रहा हूं, टोटल एरिया, रेडियस कितनी है, 7। 7 के हिसाब से कुल सर्किल का एरिया कितना बनेगा। तो सबसे पहले शेडेड एरिया का अनशेडेड एरिया के साथ रेशियो बताना है, शेडेड का अनशेडेड के साथ। तो शेडेड है आपका 66.5। अगला क्वेश्चन बहुत इजी, उसके बाद अनशेडेड एरिया। शेडेड एरिया 66.5, अनशेडेड एरिया का मतलब है टोटल एरिया 154 में से आप 66.5 घटा दीजिए, तो ये रेशियो बनेगा 66.5। और रेशियो 154 में से आप 66.5 घटा रहे हो तो कितना आएगा, तो 154 का मतलब है आप
154 में से 67 घटा दीजिए तो 54 और 33 87 हो गए, तो 86.5 हो गया। कितना हो गया? 154, 54 और 33.5, 87.5 हो गया। कितना हो गया? 87.5 हो गया। शेडेड और अनशेडेड एरिया, अब इसको 66.5 और 87.5, इसका जरा आप रेशियो देख लीजिए। शेडेड आपका और अनशेडेड, शेडेड है 66.5, ये है 87.5। सॉल्व करेंगे तो इसे 133/2 लिख सकते हैं क्या? और इसको 175/2 लिख सकते हैं। यहाँ से तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गई। 7 से काटेंगे तो 19 बार, 7 से काटेंगे तो 25 बार। ये रेशियो आ जाएगा कितना? 19 और 25। ये रेशियो आ गया 19 और 25। आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि दो समांतर ये दे रखी है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, एम एन भी इनके पैरेलल है। आपको बताना है कि एम एन की लंबाई कितनी होगी। पी क्यू और आर एस दे रखा है, पी क्यू है 5, आर एस है 3। हमें पता है कि इस तरह के केस में जहाँ दो पैरेलल लाइंस हों, ट्रायंगल बन रहा हो और उनके बीच में अप लाइन है, तो इस तरह की थ्योरम्स आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन प्रूव करते हैं। और ये समझ लीजिए, अगर इस तरह की फॉर्मेशन है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, 1/पी क्यू प्लस का 1/आर एस बराबर 1/एम। तो 1/पी क्यू कितना है? 1/5। 1/आर एस कितना है? 1/3 बराबर 1/एम। या इसकी डायरेक्टली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 3 गुणा में 5 अपॉन में 3 प्लस का 5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/15 बराबर 1/mn। अब यहाँ से mn की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 में। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू एन एम और के क्षेत्रफल और त्रिभुज चतुर्भुज, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम और क्वाड्रिलेटरल आर एस एन एम का एरियाज का रेशियो कितना? तो ये एरिया और ये एरिया का रेशियो कितना है ये हमें बताना है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको मैं बता दूं कि अगर ये 5 है और ये 3 है तो ये भी 3 और 5 का रेशियो होगा। ये 5 और 3 के रेशियो में होंगे। तो अगर ये 5 और 3 के रेशियो में होंगे तो मैं कह सकता हूं कि ये जो भी रहा हो, ये जो भी रहा हो, ये आपका कितना है? 15/8 आया था। ये कितना आया था? 15/। ठीक है। तो ये भी आपका एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, ये भी आपका एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, और ये इन दोनों की हाइट है जो 5 और 3 के रेशियो में। तो ट्रेपेजियम पी क्यू एम एन का रेशियो, ट्रेपेजियम पी क्यू एन एम का रेशियो, एरिया कितना होगा? पी क्यू एन एम। और ट्रेपेजियम आर एस एन एम, अगर मैं इनके एरिया की बात करता हूं तो मुझे इनका एरिया का रेशियो किस तरह से मिलेगा? ध्यान दीजिए। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 पैरेलल साइड्स का सम अपॉन में कितना? पैरेलल साइड्स का सम अपॉन में हाइट। तो पैरेलल साइड्स है 1/2, पैरेलल साइड है 5 प्लस का 15/8। ये आपका आएगा 1/2 गुणा में 5 प्लस का 15/8, और हाइट इसकी मैं 5x मान लेता हूं या 5 यूनिट मान लेता हूं। ये आपका आ जाएगा 1/2, इसकी एक साइड है 3, 3 प्लस का दूसरी साइड 15/8 है। एक साइड आपकी 3 है
अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो पैरेलल साइड्स का सम 3 प्लस का 15/8 और इसका जो हाइट है वो 3 है। ठीक है, तो इसकी हाइट आपकी 3 हो गई, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 40 + 15 65 अपॉन में 8 गुणा में 5, रेशियो 8 या 24 प्लस का 15 39, 39/8 गुणा में, सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कट गए, ये 3 आ जाना है, ये 5 आ जाना, तो ये आ जाएगा 25 और 9 का रेशियो आपका आ रहा है। 5 प्लस का 15/8 24, अच्छा ये 55 आएगा, मैं गलती से 65 लिख गया, तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40 प्लस के 15 55, 55 अपॉन में 8 गुणा में 5, रेशियो 8 या 24, 24 और 15 39, 39/8 गुणा में 3, 8 से 8 कैंसिल, कुछ और नहीं कर सकता, तो ये आ जाना है 275, रेशियो 117, 275 117 आपका एरिया हो जाएगा। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि दो समान आयतों पर विचार कीजिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार। आ जाइए, अब ये ए बी आपका 2 दे रखा है, ए बी कहाँ है इसमें, ए बी आपका 1 दे रखा है, ये बच्चों ए बी है, और ये आपका डी सी है। ए बी आपको 2 दे रखा है, 1 दे रखा है, और बी सी आपको 2 दे रखा है, तो ये 1 है और ये आपका पूरा 2 है। ठीक है, बी सी 2 है, ए बी 1 है, तो अगर मैं इसको ध्यान दें, चलिए तो अगर ये भी एक आयत है, अगर ये भी एक आयत है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा, ये होगा। साइड अगर सेम है तो मैं कह सकता हूँ, और ये भी एक है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको इस पूरे पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं, अभी के लिए यहाँ फिनिश करते हैं। धन्यवाद।